आइए क्लास 9th। तो आज हम लोग अपना कार्य सामर्थ्य ऊर्जा का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन उसके पहले जो हम लोग के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था वो पूरा का पूरा जो बेस था वो कार्य पे था। कार्य किस प्रकार कार्य होता है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, और उससे एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल। ठीक है। सेकंड लेक्चर जो था उसमें हम लोग ने ऊर्जा की बात की थी कि ऊर्जा और कार्य क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था ना कि दोनों तुल्य होते हैं, एक ही प्रकार की चीजें होती हैं, क्योंकि ऊर्जा नहीं तो कार्य नहीं, कार्य नहीं तो ऊर्जा नहीं। और उसके बाद हम लोग बात किए थे ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के कई प्रकार बताए गए थे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में अपने अगल बगल देखते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था गतिज ऊर्जा, क्योंकि आपको बताया गया है ना कि किसी भी वस्तु के अंदर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो 2 होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की बात हो गई है। आज हम लोग बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात, जो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है ये किसके कारण से है? तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो वस्तु रुकी है या वस्तु के स्थान के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसे लिखेंगे, वस्तु के स्थान के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ा लीजिएगा। तो स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है? वस्तु के स्थान के कारण, मतलब वस्तु कहां पे स्थित है। दूसरा, वस्तु में हुए विकार के कारण, वस्तु में हुए विकार के कारण। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई रबड़ बैंड है, ठीक है, रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो क्या होता है? हल्का खिंचाव होता है। अब जब आपने उसको खींचा तो उसके अंदर भी एक स्थितिज ऊर्जा आ गई। क्यों? क्योंकि रबड़ जैसे पहले है वैसे ही रहना चाहेगी। जब आप उसको खींचे तो उसके अंदर जो विकार हुआ, विकार की जगह या ऐसे कर लिख दीजिए विकृति। विकार की जगह आप विकृति लिखिए तो ज्यादा बेटर वर्ड है। विकार भी लिख सकते हैं, विकृति भी लिख सकते हैं। मतलब जो जिस रूप में वो था उस रूप में अगर आप कुछ परिवर्तन करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? विकृति। तो वस्तु में जो विकृति हुई, विकृति के कारण जो ऊर्जा आई उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो ये समझिए कि स्थितिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है किसी भी वस्तु में, या कब होती है? तो वस्तु जहां पे रखी है या जिस स्थान पे है, तो स्थान के कारण जो ऊर्जा है वो भी स्थितिज ऊर्जा है। और उसमें जो विकृति हुई वो भी क्या है? विकृति का ही एक जो उसमें विकृति हुई तो विकृति के कारण भी उसमें कैसी ऊर्जा आती है? स्थितिज ऊर्जा आती है। बोलिए, क्लियर है? गतिज ऊर्जा क्या थी? अब थोड़ा एक बार ध्यान देते हैं फिर से। किसी भी वस्तु में जो गति उत्पन्न होती है या गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हमने गति, मतलब कोई भी वस्तु चल रही है तो चलने के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको हमने क्या बोला? गतिज ऊर्जा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी वस्तु में, क्वेश्चन समझिए, क्या किसी वस्तु में
गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा एक साथ हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि जैसे कोई वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक संग हो सकती हैं, मतलब एक ही समय पे उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकती है। तो आंसर मैक्सिमम बच्चों का यही हमको लगता है होगा, दो ही आंसर ही है, एक है हाँ, एक है ना। तो हाँ ना में मैक्सिमम लोग का आंसर होगा ना ही, बट ये गलत आंसर है। सही आंसर है हाँ। देखिए जाहिर सी बात है, उसको स्थितिज ऊर्जा अपनी एक अलग तरह की ऊर्जा है, कम ज्यादा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हो सकती है कि नहीं हो सकती हमने ये पूछा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने कोई पत्थर ऊपर फेंका, पत्थर ऊपर फेंके मतलब समझ रहे हैं, ऊपर आसमान की तरफ मार दिए खींच के, कि गुस्सा आ गया, क्या भगवान आज बारिश नहीं हो रही है, अब मैं ईंटा खींच के मारूंगा, बारिश करवाऊंगा। ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर फेंके तो इस पत्थर में आपने कुछ गति दिया, और जब आपने इसमें कुछ गति दिया तो जो गतिज हुआ वो गति किस रूप में हो गया, हाफ mv² या गतिज ऊर्जा के रूप में। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी चीज है स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझना है। देखिए जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो आप जानते हैं कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पे होती है तो उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा वस्तुओं को किधर खींचता है, पृथ्वी की ओर खींचता है, खींचता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो 24 घंटे 24/7। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग खड़े हैं, हम बस खड़े हैं, दिन भर ग्राउंड में खड़े हैं, पनिशमेंट मिली, दिन भर खड़े हैं, तो आप देखते हैं ना खड़े खड़े आप लोग थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं भाई? क्योंकि आपके ऊपर कई बल कार्य उस समय भी कर रहे हैं। आप ये खड़े हैं तो आपको लग रहा है आप बस खड़े हैं, लेकिन आपके ऊपर कई तरह के बल, ऊपर से वायुमंडलीय दाब, अरे भाई ऊपर जो हम लोग के ऊपर वायुमंडल की सतह है वो भी हमको दबाती रहती है हमेशा, भले ही बहुत कम है लेकिन दबा तो रही ही है, तो बहुत देर तक वो चीज होगा तो हम थक जाएंगे। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल हमको अपनी तरफ खींचता रहता है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पैर, अब देखो थकता क्या है ये भी सोचिए, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा थकता है? तो हमारे पैर की मांसपेशियां थकती हैं। तो भाई क्यों थकी? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एक वजन है ना। अरे भाई पैर तो इतना ही है, लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा वो एक तरह से वजन ही तो हुआ हमारे शरीर के लिए। तो वजन जब पड़ रहा है और गुरुत्वाकर्षण के संग लग रहा है तो हमारी मांसपेशियां जो है धीमे धीमे ऊर्जा व्यय करेंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एकदम ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम थक जाएंगे। ठीक है, तो ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता रहता है हर वस्तु पे, हवाओं पे भी लगता है, लेकिन हवाओं में क्या होता है बात समझिए। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सर हवाओं में भी होता है लेकिन हवा इतनी ऊपर तक क्यों चले जाते हैं, हवा नीचे क्यों नहीं रहते? तो बेटा हवाओं का केस ये होता है कि जो हवा होती है इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब वेग के कारण वाली ऊर्जा ज्यादा होती है, तो इसलिए बहुत ऊपर तक जाते हैं। आप भी समझिए जो गर्म हवा होती है वो ऊपर तक जाती है, हर हवाएं नहीं जाती ऊपर तक, समझ रहे हैं? हर हवा नहीं जाता है। तो बात समझ रहे हैं मेरी कि जो हवा है भैया, हवा में है दोनों ऊर्जा। देखिए ये चीज आप समझे रहिए कि इसमें गतिज भी और स्थितिज भी है, लेकिन गतिज ऊर्जा ज्यादा है इसलिए ये इतना ऊपर तक गई। समझ रहे हैं? अब देखिए जैसे हमने पत्थर को ऊपर फेंका तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक कार्य हो रहा है ना, तो इसके अंदर जो पत्थर है जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसके अंदर ना धीमे 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 इसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आता जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, समझिए थोड़ा केस समझिए, केस समझिए।
जब यहां से हम फेंके तो यहां से जब हम फेंके तो यहां पे तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा यहां बहुत ज्यादा था। धीमे धीमे जब ऊपर जाने लगे तो आप देखते हैं ना कि पत्थर एक हाइट तक गया, मतलब जैसे हमने पत्थर फेंका, जैसे मानिए यहां से यहां तक जाना, ठीक है, पत्थर हमने यहां से फेंका 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 यहां पे, मतलब धीमे धीमे एक इस ऊंचाई तक गया और फिर वहां पे क्या हो गया, रुक गया और उसके बाद वापस, है कि नहीं है। तो जब हमने फेंका तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा था वो कम था। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे Pe, और गतिज ऊर्जा को हम लिख देते हैं Ke, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, Ke, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई ये ऊपर जैसे जैसे गया तो गतिज ऊर्जा क्या होता गया, घटता गया, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता गया, बढ़ता गया। फिर ये यहां पे जब एकदम ऊपर पहुंच गया तो यहां पे जो गतिज ऊर्जा थी एकदम शून्य हो गई। अरे शून्य हुई तभी तो ये रुका, यहां पे एकदम ऊपर जो था गतिज ऊर्जा यहां पे शून्य हो गई। अगर ये शून्य ना हुई होती तो ये और ऊपर चली जाती। जैसे रॉकेट होते हैं, आप लोग देखें ना कि जो हम लोग की स्पेस शटल्स होती हैं, रॉकेट होती हैं, वो क्यों बाहर तक चली जाती हैं, क्योंकि उनका गतिज ऊर्जा खत्म नहीं होता है। वो उनके नीचे आप देखते हैं ना रॉकेट टाइप से होता है, थ्रस्टर धुआं जलता रहता है, एनर्जी दम लगाता रहता है, तो इसी के पीछे वो खत्म नहीं होती एनर्जी। अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो वो रॉकेट भी फिर वापस आ जाए पृथ्वी पर, वो जाके जहां तक गया है ऊपर, जहां पे उसका ऊर्जा खत्म, गतिज ऊर्जा खत्म, तुरंत वो वापस खींच लेगा उसको, समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या है, गतिज ऊर्जा तो शून्य हो गई, लेकिन यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा थी एकदम ऊपर वो अधिकतम हो गई, मतलब सबसे ज्यादा। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर अब वो वहां से क्या करता है, वापस आ जाता है। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि किसी भी वस्तु में एक ही समय पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो के दोनों हो सकते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसका कोई रीजन नहीं है कि गतिज ऊर्जा केवल होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी, हम कभी भी ये चीज नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो गतिज ऊर्जा है बेटा, उसको हम लोग पृथ्वी पे ज्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो गतिज ऊर्जा है उसको हम मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करते हैं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे। तो वही आइए कैलकुलेट करते हैं। किसी ऊंचाई पे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी ऊंचाई पे, ऊंचाई कैसी भी हो सकती है, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां से यहां पे गया, ठीक है। अब वस्तु यहां पे है तो मान लो यहां से यहां की जो दूरी है पृथ्वी से, उसकी दूरी है h। तो लिख लीजिए पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई h मीटर, कैपिटल h मान लेते हैं या छोटा h ही रखते हैं, h मीटर, ठीक है। अब देखिए वस्तु पे बल तो बहुत ढेर सारे लग रहे होंगे, लेकिन हम केवल गुरुत्वीय बल मानेंगे क्योंकि उसका जो मान होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पे कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो सीधे से लिख सकते हैं यहां पे जो वस्तु होगी इस पे गुरुत्वीय बल लगेगा। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान, तो यहां पे जो बल लगेगा भैया वो हो जाएगा mg। भार जो होता है वो भी तो एक तरह का बल होता है, तो यहां पे जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, mg। बोलो क्लियर है।
अब हम निकालेंगे कार्य, क्योंकि अगर हम हमारे पास देखिए कार्य का सूत्र है लेकिन ऊर्जा का कोई सूत्र नहीं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र नहीं है, तो अगर हम कार्य की सहायता से ऊर्जा निकाल सके तो उससे ही कर लेंगे। तो लिखते हैं वस्तु पर होने वाला कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल कितना है अपना, बल है mg, और विस्थापन कहाँ है भैया, ये यहां से यहां गई, तो विस्थापन कितना हो गया h। तो कार्य कितना हो गया mgh, और जो ये हमारा कार्य है, कार्य बराबर क्या होगा ऊर्जा, या दूसरे वर्ड्स में हम बोले तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं Pe, तो क्या हो गया mgh, नोट कर लीजिए, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान है। हो गया, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या आ गया Pe। देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से भी कई बार लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको U भी बोला जाता है, तो Pe भी लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, दोनों चीज है, बराबर होगा जूल। ध्यान दीजिए अपना जो ये वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जूल आएगा। क्लियर, सफा कर दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर थोड़ा इसको एलिब्रेट करके लिखना चाहें, m बराबर है वस्तु का द्रव्यमान। अरे भाई जिस वस्तु को हम फेंके हैं उसका खुद का कुछ द्रव्यमान होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान हो गया। जी का हो गया, जी जो है वो होगा गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या हो गया, h हो गया हमारा ऊंचाई। अब देखिए वस्तु का द्रव्यमान और ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण तो आप लोग जानते हैं, इसके जस्ट पहले हम लोग का जो चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या दिया गया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कई बार हम लोग इसको कैलकुलेशन के टाइम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। देखिए जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कई बार हमको बगल में ऐसे करके दे देगा लास्ट में क्वेश्चन जी बराबर ये, तो जो है उसी को आप लीजिएगा, उसी को मान के आप करिएगा। अगर इससे करिए चाहे इससे करिए, बहुत ज्यादा वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, लेकिन कई बच्चे होते हैं ना टू द पॉइंट आंसर चाहते हैं, मतलब एकदम जो बुक में है वही चाहिए, डेसिमल तक सेम हमको चाहिए सर, डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट भी सेम चाहिए ना, तो तब क्या है, तब ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो इसको ही लगाइए 9.18, और जो थोड़े आलसी बच्चे हो जो कहें कि सर बहुत कठिन लगता है, तो ये 10 लगा दें, 10 में भी कोई इशू नहीं है। कुछ होते हैं ना आलसी टाइप वाले, कहते हैं सर कौन मेहनत करे, 27 × 9.18 करने में ही पूरा जीवन बीत जाएगा, तो वो सीधे क्या करें 10 उठा के लगा लें, उससे भी कोई इशू नहीं है। दोनों वैल्यूज आप लगा सकते हैं, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई उसने कर दिया कि इससे लगाओ या इससे लगाओ तो उससे लगाइएगा, नहीं तो क्या है आपका वो नंबर कुछ ही नंबर सही, बोर्ड में कुछ तो नंबर काट ही लेगा वो आराम से। ठीक है, तो अब इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए
क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले कर लिए थे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो तथा उसे 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, द्रव्यमान दे दिया गया, ऊंचाई दे दी गई और हमसे ये चाह रहे हैं कि हम उस वस्तु की क्या निकालें, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से कर लीजिएगा, हम नहीं पॉज करेंगे क्योंकि पॉज करेंगे तो वीडियो बढ़ जाएगा। तो हम सीधे से लगाना शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे हल, किसान वाला हल, जिससे खेती हम लोग करते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यही तो करेंगे ना। फिर उसके बाद दिया है, क्या क्या दिया गया है थोड़ा लिख लिया जाए। सबसे पहले दिया गया है हमको क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन लगाने की सबसे अच्छी टेक्निक यही होती है कि क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है, जैसे बाकी सब तो कहानी है कि यदि किसी वस्तु का कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान न्यूमेरिकल लगाना, एक वैल्यू हमको मिल गई, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना है भैया? 40 किलोग्राम। क्लियर है? उसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए। ठीक है, मतलब वस्तु की ऊंचाई भी देख लें, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई हमारी हो गई 10 फॉर 10 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे जी का मान लेना है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण भैया हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम भी आलसी हैं, आप लोग आलसी हैं, तो हम आपसे बड़े आलसी हैं, हम भी 10 लेंगे, खत्म बात। ठीक है, और निकालना क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है भैया? स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं U से, बराबर क्वेश्चन मार्क। टिक, स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोग स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो जानते हैं, सिंपल सा है, U बराबर mgh, यही है। अच्छा हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लगाने के पहले कि जितना भी हमारी वैल्यूज हैं या जो भी वैल्यूज हमको दी गई हैं वो SI मात्रक में है कि नहीं, या SI यूनिट में है कि नहीं। क्योंकि कई बार आंसर गलत होने का सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि कोई एक चीज SI में है, दूसरी CGS में है, तीसरी किसी और में है। तो दिक्कत क्या होता है कि अलग अलग मात्रक होने के पीछे हमारा आंसर जो होता है थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी को, क्योंकि हम लोग का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया कि अब हमको जो भी वैल्यूज रखना है SI में रखना है। तो चेक कर लीजिए सब SI में है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इस समय सभी SI में दिख रहा है। SI जो होता है, क्या होता है SI को जो ही हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम,
और s मतलब सेकेंड, यही होता है। तो देखिए सेम टू सेम है, सब कुछ सही है, मीटर सेकेंड किलोग्राम सब लगा देते हैं सीधा क्वेश्चन में। m हो गया 40, g हो गया 10, h हो गया 10। अब देखो कितना सिंपल सा है, 4 × 0 0 0 तो 4000, 4000 क्या जूल। यही आ गई इस वस्तु की क्या स्थितिज ऊर्जा। जल्दी से देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। हो गया। इसी में अगर मैं कहूं कि इसी में एक पॉइंट और मैं बढ़ा दूंगा, जैसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन को ना जैसे थोड़ा जल्दी बनाना होता है तो उसी में एक पार्ट और दे देते हैं, इसको सफा कर दिया जाए, इसको सफा कर देते हैं, या चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे इसका दूसरा पॉइंट, मतलब इसका ये पहला पार्ट हो गया, इसको कर देते हैं पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट है। यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु का वेग कितना ले लें, वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आ जाएगी, त्वरण थोड़ी है, वेग है। हो तो इसको सफा कर देते हैं, या थोड़ा ऐसा कर देते हैं, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अब हमने क्या किया, हमने वस्तु का वेग भी दे दिया और अब हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि वस्तु का क्या ज्ञात करिए, गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। किया जाए तो इसमें करना क्या है, जो जो काम की चीजें नहीं है उसको हटा देते हैं। जैसे वस्तु, अब आप भी जानते हैं ना कि जो हमारा फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का वो होता है 12 mv²। तो जो जो काम की चीज नहीं, जैसे द्रव्यमान काम का नहीं, द्रव्यमान हटा दो, सॉरी द्रव्यमान काम का है, द्रव्यमान तो है, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई कोई मतलब का नहीं है, बाकी नीचे वाला इतना सफा कर देते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान हमारे काम का है तो 40 है, वस्तु का वेग कितना है, वस्तु का वेग कितना है, तो वस्तु का जो हमारा वेग है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो इस गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा, तो हमारी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv², यही होगा। m कितना है 40 है, v कितना है 5 × 5, देखिए v² है ना, तो 5 × 5, 2 से कटा 40, या 2 से 40 को काटे 20 आया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 5 25, 5 2 जा 25, 2 जा 50, 5000। बोलिए यही आएगा कि नहीं आएगा, 2000। तो अपना काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितना आ गया, 5000 जूल। बोलो क्लियर है। अपना स्थितिज कितना आया था, स्थितिज था अपना शायद 4000, और गतिज कितना आ गया 5000। बोलो क्लियर है। मतलब एक ही वस्तु में देखो हमने दोनों चीज निकाल लिया। अब एक काम और करते हैं हम, एक चीज यहां पे, एक क्वेश्चन, सॉरी ये छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 500 है, गलती हो गई, सॉरी माफ कर दीजिए, गुस्साइए मत, आप लोग की बुरी नजर का कमाल है, एक 0 ही बढ़ गया, ये बस एक कैमरा की एरर है, मैंने 500 लिखा था, एक 0 अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया बेटा। अब जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दें, अब आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए हो सकते हैं इसके जितने भी टाइप्स होते हैं हम सबको डिस्कस कर लेते हैं, तो इसी में एक छोटा सा पार्ट और बढ़ा दें।
इसी में एक छोटा सा टाइप और बढ़ा दे, क्या हो जाएगा भैया? क्या कर दें, क्या कर दें? हम आपको कहें वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमने क्या बात कर दिया? देखो, पहले हमने स्थितिज निकाला, फिर गतिज निकाला, और अब क्या बोल रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा होता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यही तो होता है। तो अपनी गतिज ऊर्जा कितनी थी? गतिज ऊर्जा कुछ 500 आई थी, और स्थितिज ऊर्जा कितनी आई थी? कुछ आई थी 4000। तो 4000 प्लस 500 हो जाएगा 4500 जूल। बोलो क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। गतिज प्लस स्थितिज बराबर यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो गई? 4500 जूल। बोलो क्लियर है? बस यहां पे अपना हम फिर अब लेक्चर आज का खत्म करेंगे। सिंपल सा था, बहुत कठिन नहीं था। अब यही देखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैसे बना सकते हैं? न्यूमेरिकल में ऐसे कर देते हैं कि हो सकता है स्थितिज ऊर्जा दे दें और आपसे पूछे ऊंचाई ज्ञात करो, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब कुछ चीजें तो आपको दी जाएंगी, कुछ चीजें गायब कर देंगे और कहेंगे ज्ञात करो। तो बस यही पलट देते हैं क्वेश्चन। और कुछ क्लास 9-10 में क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप फॉर्मूला जान रहे हैं और क्वेश्चन में वैल्यू को रखना जान रहे हैं तो आपका आराम से न्यूमेरिकल हो जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जहां पे हमको बात करनी है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, बस एक लेक्चर और है, 1 या 2 लेक्चर और बनेगा इस पे, ऊर्जा पे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सामर्थ्य पे। ठीक है।